लीजिएगा। हम सी फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बी कंफर्टेबल, ओके। आप हिंदी में बोलें, इंग्लिश में बोलें, गढ़वाली बोलें, पंजाबी बोलें, फौजी का बेटा हूँ, लगभग सारी भाषाएं आती हैं, तो हम कंफर्टेबल विद एनी लैंग्वेज। बट हमारा ऑफिशियल काम क्या है? हिंदी और इंग्लिश, है ना। सो अगर आपको अंग्रेज़ी में दिक्कत लगे तो प्लीज़ फील फ्री टू स्पीक इन हिंदी, बोलिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे हम बाबा के प्रवचन देने नहीं आए कि एक तरफ राम कथा सुनाएंगे और आप राधे राधे करके घर चले जाएंगे, है ना। हमें शेयरिंग करनी है। शेयरिंग का यानी मतलब जो मुझे आता है मैं कुछ आपको बता सकूं, जो आप जानते हैं मैं भी समझ सकूं कि आपको कितना और बता सकता हूं। ठीक, फैंटास्टिक, गुड टू गो, चलें। ऑलराइट, रेज़्यूमे क्या होता है? अच्छा, इसका उच्चारण पहले तो रेज़्यूमे है, रिज्यूम नहीं होता। रिज्यूम कुछ और होता है, ठीक है। इसका उच्चारण क्या है? रेज़्यूमे। यू नहीं बोलते हैं, रेज़्यूमे, ठीक है। या तो रेज़्यूमे क्या होता है? कुछ आइडिया? ओके, ठीक है। देखो इन्होंने कहा, इसलिए कहते हैं ना शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। देखो आपका नाम क्या है? प्रियांशु ने देखो एक अच्छा वर्ड बोला, साथ साथ चलता है वो वर्ड ना, बायो डेटा, ठीक है। किसी ने सीवी भी सुना? सीवी, सीवी किसने सुना बेटा? ओके, व्हाट इज सीवी? फुल फॉर्म पता है? इस करिकुलम वीटे, ठीक है। CV is curriculum vitae. Now there is a world of difference, यानी ज़मीन आसमान का अंतर है तीनों के मतलबों में। लोग नहीं जानते हैं कि तीन अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप कॉर्पोरेट का कोर्स कर रहे हैं, यानी इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, राइट। ये वोकेशनल कोर्स है, ये आपको रोज़गार देता है। ये टिपिकल जो कन्वेंशनल BA BSc BCom है, ये वो नहीं है। तो ये क्या करेगा? आपको रोज़गार देगा। तो आपको ये पहले सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ बायोडेटा देते हैं, कहाँ रेज़्यूमे देते हैं और कहाँ CV देते हैं। लेकिन पहले हम समझते हैं कि तीन चीज़ें हैं क्या, ठीक। तो रेज़्यूमे का चलो हमें ब्रीफ सा आइडिया कि अपने बारे में बताना वगैरह वगैरह। CV का आइडिया किसी को? CV का आइडिया, ओके। बायोडेटा का आइडिया? अच्छा, आप में से कोई साइंस बैकग्राउंड वाला है? 10th तक तो सभी ने साइंस पढ़ी होगी भाई। बायो को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान या जैविक, है ना। तो डेटा का मतलब होता है आंकड़े, बायो का मतलब जीवन से जुड़ा हुआ आंकड़ा। तो जीवन से जुड़े हुए आंकड़े कौन से हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं है। जीवन से जुड़े आंकड़े होते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वज़न कैसा है, ठीक है, आपका स्किन का टोन कलर कैसा है ना। ये कहाँ काम आता है? उसे कहते हैं अलायंसेस में, है ना। उसका एक कॉलम होता है अखबार में, अलायंस इनवाइटेड, यानी रिश्ते, वर चाहिए, वधू चाहिए। वहाँ पे बायोडेटा की ज़रूरत पड़ती है भाई। नौकरी के लिए बायोडेटा थोड़ी बनाते हैं, HR से ब्याह थोड़ी करना है ना। तो बायोडेटा का मतलब है आपके जैविक जो जानकारियाँ हैं, यानी आपकी हाइट कितनी है बेसिक, आपका वज़न कितना है, आपकी आंखों का रंग क्या है, आप गोरे हैं, सांवले हैं, गेहूँए हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये आपकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं। और इससे आपकी नौकरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जॉन अब्राहम आ जाए, सलमान खान आ जाए, आपके जैसा अच्छा अकाउंटेंट तो नहीं बन पाएगा ना। जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस यही है, आप अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो टीवी पे आता है वो सारे स्किलफुल लोग हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लक है, कुछ हार्डवर्क है, कुछ वो गॉड गिफ्टेड हैं, समझ रहे हैं। मैं तुम्हें बताऊं कि एक एकेडमी है, आहा एयर होस्टेस एकेडमी। ऐसे कई फ्रैंकफिन कई कोर्सेज खुले हैं जो एयर होस्टेस का कोर्स करवाते हैं। हर लंबी लड़की को लगता है कि पहले मैं एयर होस्टेस बनूंगी, फिर मैं मॉडल हो जाऊंगी। हर लंबे 6 फुट लड़के को लगता है कि हाइट बढ़ जाए, थोड़े डोले शोले बनाऊंगा, फिर मैं मॉडल हो जाऊंगा। पर ऐसे आपको सारे मॉडल दिखते हैं 6-6 फुट की जरूरत नहीं हो रहे, बिकॉज दैट इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया, दैट इज द एसेंशियल क्राइटेरिया, दैट्स ट्रू। वो पहला क्राइटेरिया जरूर है, बट दैट इज नॉट ओनली क्राइटेरिया। वो सिर्फ वही क्राइटेरिया नहीं है मॉडल बनने के लिए, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे ही हर काम के लिए एक रिक्वायर्ड ढांचा है, एक पैरामीटर सेट किया हुआ कि इतना तो होना ही चाहिए। अकाउंटेंसी का आप कोर्स कर रहे हैं, आपको उतना अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसके इतर भी क्या। बहुत से लोग, आप एक सारे ऐसे कई लोग हैं जो हज़ारों इस बैच में हमारे बच्चे चले गए, कुछ आपसे बेहतर थे, कुछ आपसे बेहतर नहीं थे, कुछ आपके बराबर थे। लेकिन फिर भी जो बराबर थे, आप उनसे बेहतर कैसे दिखेंगे? कागज़ों में तो बराबर ही है ना। ICA, ये ER, टैली, ERP, अलाना फलाना बिजी, जो भी तुम्हारे सॉफ्टवेयर से सब कीजिए, ये भी आता, एक्सेल का भी अल्टीमेट नॉलेज है साहब। लेकिन उसके अलावा क्या? वो तो सबको है, ICA ने सबको पढ़ाया पूरे भारत में। आप लोग अलग कैसे हो गए?
वो अलग करने के लिए जो स्किल्स होती हैं वो स्किल्स आप सीखते हैं, और स्किल्स को फिर प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। इसलिए रेज़्यूमे बनाए जाते हैं कि जो कुछ आप जानते हैं, समझते हैं, सीखा है, वो सब आप प्रेजेंट कर पाए। मेरी वाइफ यहाँ डीएसबी स्कूल में टीचर है, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है। वहाँ कई बार क्या होता है कि रेज़्यूमे हज़ारों में आते हैं, अच्छा पैसा दे रहे हैं डीएसबी वाले, तो वहाँ रिजेक्शन हो जाते हैं। रेज़्यूमे मतलब जो आपके रिज्यूम होते हैं जिन्हें आप कहते हैं, उनको देख के रिजेक्शन हो जाता है। क्योंकि रेज़्यूमे क्या होता है? रेज़्यूमे इज़ रीअजम्पशन। एक वर्ड होता है इंग्लिश का अस्यूम, इसको लोग अज्यूम भी कहते हैं। तो रेज़्यूमे इज रीअजम्पशन। री का मतलब दोबारा, अजम्पशन और अस्यूम करना यानी अंदाज़ा लगाना, अटकल लगाना। तो अटकल लगाया लेकिन दोबारा अटकल लगाई, तो पहली कब लगाई? रेज़्यूमे और सीवी और बायोडाटा इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर्स इन अ नॉन वर्बल मैनर, यानी लिखे हुए तरीके से आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? रेज़्यूमे है या सीवी है या बायोडाटा है। तो वो कहता है कि भैया अच्छा, अरे एमएससी, बीएससी, बीए, एमए, अरे वाह वाह, बीटेक, ये टेक, वो टेक, सारे टेक, अरे वाह वाह, अरे कॉन्फिडेंट, ओहो इंग्लिश भी आती है, ओ गजब हिंदी भी आती है, बहुत बढ़िया यार, अरे कंप्यूटर का अच्छा, भाई मानना पड़ेगा लड़के को यार, मेहनत बहुत की इसने, अरे वह टॉपर भी था ये, अच्छा चलो एवरेज भी था, कोई बात नहीं यार, अच्छा फिर ग्रेजुएशन अच्छा कर लिया था इसने, ठीक है बुलाओ भाई। अब उसने देख लिया, आपने जो जो बोला उसने छवि बना ली, ऐसा तो होगा। अब वो उसके रीअजम्पशन, उसके अंदाजे को सही सही दोबारा आंकलन करने के लिए आपको बुलाता है। इसलिए रेज़्यूमे बनाया जाता है कि जो जो तुमने लिखा तुम वाकई हो, क्योंकि पहले मेल से गया, किसी के थ्रू गया, कहीं से गया, अब आपको बुलाया जाएगा कि आओ भैया जो जो बताया आ जाओ, दिखाओ जरा कितने हो तुम। दैट इज रेज़्यूमे, रीअजम्पशन, ओके। और इसीलिए आपको बुलाया जाता है, वरना कागज़ एक की सिलेक्शन में अरे बहुत लड़का टैलेंट है प्रियांशु, आजा भाई कल से आजा, नहीं ऐसा नहीं होता। प्रियांशु तो कुछ भी लिख देगा। मैं जैसे इंटरव्यूज़ लेता था पहले, तो IBM में अच्छी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, तो दिल्ली के लड़के आते हैं, हमसे ज़्यादा हाई फाई लोग हैं, समाज ऐसा है, एडवांस है, वो बैठ रहा है तो हाय सर गुड मॉर्निंग, तो मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग बड़ी, ओके वो सीनिंग सर माय नेम इज़ अनिल कुकरेती। हाँ, उसकी टोन से ही लग रहा है कि भाई भरा पड़ा है कॉन्फिडेंस। तो उसे बोलने भर से नहीं होगा ना, नॉलेज उसको भी होगा, बोलना वो भी जानता होगा, आपसे बेहतर अंग्रेज़ी जानता होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसको भी नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को जो अंग्रेज़ी जानते हैं, बिकॉज सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ आपका प्रोडक्ट नॉलेज यानी जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है वो मैटर नहीं करता, बहुत कुछ मैटर करता है। इसलिए पहले हमें रेज़्यूमे बनाना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी लिमिट, मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा का अंदाज़ा लग जाए, उसको लग जाए अरे भाई ये तो गजब ही आ रहा है यार। और ऐसा भी ना हो कि जो मैं हूँ उसका मैं 10% भी ना कागज़ में समझा सकूं। तो हमें इसलिए रेज़्यूमे राइटिंग आना चाहिए। इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एंटायर वोकेशनल ट्रेनिंग्स। हर दुनिया का कोर्स होता है, मैंने ग्राफिक में थोड़ा बहुत काम चलाया है, मैं कई कॉलेजेस में ऐसे सेमिनार्स देने जाता हूँ। हम यही बोलते हैं कि रेज़्यूमे ही आपकी पहचान है, आप तो बाद में जाएंगे। इसलिए मैंने आपको DSB की एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे कई तो सिर्फ रेज़्यूमे से ही रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रेज़्यूमे से उस तक की नेगेटिविटी कम ज़्यादा दिखता है। तो आपको रेज़्यूमे बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक। तो अंतर समझ लिया आपने। बायोडाटा का मतलब होता है जो आपके शरीर से जुड़ी चीज़ जानकारियाँ हैं वो शेयर करना, और ये शादी ब्याह में काम आता है। रेज़्यूमे फ्रेशर्स के लिए स्पेशली होता है और जॉब्स के लिए। इसमें हम आपके एक्सपीरियंस पे और आपकी स्किल पे, यानी जो आपकी क्षमताएं हैं उन पे जोर ज़्यादा देते हैं। CV इज़ द डिटेल्ड पार्ट ऑफ रेज़्यूमे। रेज़्यूमे में हम छोटी छोटी बुलेट लिखते हैं, सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम, जैसे मेरा सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE, हायर सेकेंडरी फ्रॉम ICSE, है ना, मेघालय, तोरा इन द ईयर इतना इतना, है ना। तो हम लोग छोटी छोटी डॉट दे रहे हैं, लेकिन जब मैं ये रेज़्यूमे में होता है, एक डॉट लगाया, एरो लगाया, लिख दिया, हाई स्कूल इस साल में, 10th इस साल, वो इंटरमीडिएट इस साल में, ग्रेजुएशन इस साल में, कंप्यूटर कोर्स किया तो ये किया ये किया। लेकिन जब मैं CV बनाता हूँ, CV इज़ द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। रेज़्यूमे 2 पन्ने से ज़्यादा का नहीं होता, ध्यान रखिएगा। 1 पन्ने का मत बनाइएगा, 1 पन्ने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 पन्ने में तो आपका नाम, पापा का नाम, लैंग्वेज नॉन, हॉबी, यही सब आ जाता है। तो वो कहेंगे यार 17, 18, 20, 22, 24 साल की उम्र में भी तुम्हें जीवन 1 पन्ने में सिमट गया तुम्हारा।
कम से कम 2 पन्ने का रखिए, एक में आपकी बात और एक में वो जानकारी है जो सब बता रहे हैं कि पापा का नाम, ये मैरिड है कि नहीं है, हॉबी क्या है, ये सब चीज़ें। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जो आपका है वो एक पन्ना आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो रेज्यूमे में कितने पेजेस होंगे? 2। सीवी में कम से कम 3 होते हैं, और सीवी जितना ज़्यादा उम्र दराज आदमी होगा, जिसका अनुभव जितना ज़्यादा होगा, उसके फाइलें बनती है इतनी मोटी मोटी, ठीक है। तो जिसका अनुभव बहुत ज़्यादा है, जो आपसे और मुझसे उम्र में या अनुभव में बहुत ज़्यादा बेहतर है, उसकी फ़ाइल उतनी अच्छी है, उसके पास एविडेंस उतना बड़ा है कि जो मैंने कहा ये देखो सबूत, ठीक है। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? ना बायोडाटा की बात करेंगे, ना सीवी की बात करेंगे, हम रेज्यूमे की बात करेंगे, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर करिकुलम एंड योर कोर्स, ओके। सो रेज्यूमे का अंतर समझ गया, इसका मीनिंग समझ गया कि रेज्यूमे क्या होता है? आपके बारे में दोबारा से एक अटकल लगाना। पहली अटकल कब लगी थी? जब वो कागज़ सामने आया था। अब बुला रहे, आओ प्रियांशु आ जाओ, अभी तुम भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब चेक करेगा कि वो जो पैरामीटर सेट किया, पैमाना सेट किया, उसमें प्रियांशु खरा उतरा, तुम्हारा नाम क्या है? समीर खरा उतरा, नाम क्या बेटा? बबीता खरी उतरी या नहीं? ठीक, ठीक है। तो अब रेज्यूमे बनाना समझते हैं कि बेसिक, बहुत फंडामेंटल फंक्शनल रेज्यूमे के बहुत प्रकार होते हैं। तुम्हारे लिए है, आप सबके लिए फंक्शनल रेज्यूमे। क्या है? फंक्शनल रेज्यूमे। तो हम समझते हैं थोड़ा सा। कुछ भी शंकाएँ हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, पूछिएगा ज़रूर। मैंने कहा ना, बाबा के प्रवचन नहीं है कि राम कथा सुनाइए और प्रसाद बांटा घर चले गए ना। असली प्रसाद क्या है कि आपको समझ आए कि मैं यहाँ क्या बता के गया हूँ, ठीक। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मैं सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, पर हाँ, जितना मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि मुझे भी ठीक ठाक पता है जो आपके काम का है, ठीक। तो उसको समझिएगा ज़रूर। तो रेज्यूमे में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? यहाँ पर हम छोटा सा फॉर्मेट बना लेंगे पेज का, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले सेंटर में आपका नेम आता है। क्या आता है? तो यहाँ पे नेम आता है, आपका नाम लिखते हैं आप, हैं। यहाँ पे नाम लिख दिया आपने सेंटर में, ठीक। इसका फ़ॉन्ट साइज़ लिख लीजिए 12 से 14 मैक्सिमम। कितना फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए? 12 से 14, ठीक। यहाँ पे नेम आया और 12 से 14, ठीक है। प्लस बोल्ड प्लस अंडरलाइन, ठीक है। नेम के बाद यहाँ नेम जहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसके ठीक यहाँ नीचे तिरछे बाएं हाथ पे, यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाना है, मैं से आपको एक जिगजैग फॉर्मेट या आइडिया दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, ठीक। एड्रेस में जो आपका पता है मेल का, कॉरेस्पॉन्डेंस का, वो तो लिखना ही है। साथ में इंक्लूडिंग दैट यू हैव टू मेंशन योर ईमेल आईडी एंड योर फ़ोन नंबर, ठीक। आप ईमेल आईडी और यहाँ लिखो, जहाँ पे नीचे लिखो ढंग से, यहाँ पे ईमेल आईडी और प्लस फ़ोन नंबर, हाँ भाई, इतने में ख़त्म हो गया, ठीक। यहाँ कुछ नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर एक अंडरलाइन, एक लाइन आ जाती है। ये पहला पार्ट खत्म हो गया। कितने पार्ट हैं हमारे पास? 3 पार्ट होते हैं, ठीक। उनमें से पहला पार्ट खत्म हो गया। यहाँ पे फिर एक हेडिंग आती है, चाहे सेंटर में लिखो चाहे साइड में लिखो। साइड में लिखना थोड़ा अच्छा लगता है और सेंटर में लिखना थोड़ा बचकाना सा लगता है। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि आप ये रेज्यूमे आपने भेजा क्यों भाई, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। अब आपने बीटेक कर लिया और आप अकाउंट्स की फर्म में बोलोगे साहब की नौकरी चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव भी गलत है ना, समझ रहे हैं। हम लोग कंप्यूटर वाले लोग हैं, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ तो सरकार में तो चल जाता है क्योंकि सर अंग्रेज़ी का वो किया हुआ है, इंग्लिश पहले से आती है। नहीं तो लोग बोलते हैं साइंस का आदमी तो इंग्लिश पढ़ा कैसे रहा है, पहले साइंस पढ़ी है, फिर कंप्यूटर किया है, फिर नौकरी की है, फिर अचानक अंग्रेज़ी के टीचर बन गए। ये सरकारी पैमाने पर मैं फिट हो गया, मैं चल गया। लेकिन प्राइवेट में कहेगा यार तू साइंस का आदमी है, तूने बीएससी किया तो अकाउंट्स कैसे कर लेगा यार, बात भी सही है। अगर आप नाव चलाते हैं पानी में तो थोड़ी आप कार रोड पे चला लोगे, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपका उद्देश्य होगा, ठीक। सबसे सिंपल ऑब्जेक्टिव मैं आपके हिसाब से लिखवा लेता हूँ, सबसे सिंपल जो होते हैं, तो उसको यहाँ लिख लेते हैं। टू वर्क, ये लिख लो सभी,
to work with the within a responsible capacity। भाई राइटिंग समझना है तो पूछ लेना है, वैसे मैं कर्सर लिखता हूँ यहाँ पे, तुम्हारी वजह से मैं थोड़ा अलग अलग लिख रहा हूँ। टू वर्क विद इन अ रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी वेयर आई कैन, रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी वेयर आई कैन my prior knowledge and experience in the growth of the company। ये होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कई लोग और अच्छा लिखते हैं इसमें एक लाइन की, एंड टू बिकम एन एसेट फॉर द कंपनी, यानी कि मैं कंपनी के लिए एक धरोहर हो जाऊं, कंपनी मुझे छोड़ना ना चाहे, ठीक। तो ये है जी आपका ऑब्जेक्टिव, टू वर्क विद इन अ रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी वेयर आई कैन लर्न एंड यूटिलाइज माई प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ठीक है। यानी कुछ तो आपने पढ़ा लिखा होगा, चाहे नौकरी की नहीं की, तो वो भी सारा अनुभव प्लस जो आप सीख रहे हैं कंपनी में, क्योंकि आप काम करते हुए सीखते हैं ना। कहते हैं फील्ड की नॉलेज बहुत अलग होती है। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, कोई नया लड़का आईआईटी से भी एमटेक होगा, और अगर वो मोटरसाइकिल खोलना चाहेगा, वो किसी खटारा मोटरसाइकिल को उतना ना ढंग से चला पाएगा, मामन चालू नहीं कर पाएगा जितना एक पुराना अनपढ़ मैकेनिक कर लेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस इज मच मोर अबव द मेंटल लेवल ऑफ एनी पर्सन। अनुभव जो होता है खासकर टेक्निकल कामों में, वो आपकी लर्निंग के साथ आपको एक अनुभव देता जा रहा है जो हमेशा आपकी किसी पढ़ाई लिखाई पे भारी पड़ेगा। तो कभी भी देखिएगा कोई नया लड़का 20-25 साल का आईआईटीएन होगा, मैकेनिकल में होगा, वो उतना अच्छा मिस्त्री या सो कॉल्ड इंजीनियर नहीं होगा जितना एक पुराना अनपढ़ मिस्त्री होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि जब आप काम करेंगे तो आप सीखेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, जो क्या पुराना ज्ञान था आपका, पूर्व ज्ञान और आपका जो अनुभव है, और कंपनी की ग्रोथ में अपना योगदान देंगे। तो ये कोई बुरी बात है बस। लेकिन इसको याद रखना है, याद इन द सेंस कि इसका शॉर्टकट, वो पूछेगी अच्छा आपने ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है, तो आपको बताओ कि आपने क्या लिखा है। कई बार वो टांग खींचने के लिए पूछ लेते हैं, अरे वाह यार आप तो बड़े अच्छे आदमी हो, हाँ हमारी ग्रोथ चाहते हो, अच्छा क्या लिखा आपने बताइए, तो आपको बताना है। ये नहीं उस टाइम ये नहीं भैया वो तो हमने कंप्यूटर सेंटर पर CSC वाले भैया से बोला था, उन्होंने रिज्यूम बना के कॉपी पेस्ट करके दे दिया, हम आ गए, ऐसा ना हो, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आया। अब ऑब्जेक्टिव के बाद रेज़्यूमे फ्रेशर्स के लिए भी होता है, एक्सपीरियंस के लिए भी होता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप, क्योंकि मैं आपके पास आया हूँ तो आप फ्रेशर्स हैं, ठीक है, तो आपके पास एज सच कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी एक कॉलम बना लीजिए, कभी तो होगा, और जब तक नहीं होगा तो उस लाइन को हटा दीजिएगा जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। वो होता है सबसे पहले इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर, ये हेडिंग होती है। अगर ऑब्जेक्टिव साइड में है तो ये भी साइड में आएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटर में लिख दिया तो ये भी सेंटर में होगा, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज रखिएगा वही 10 से 11 मैक्सिमम इन पूरी हेडिंग्स का, इससे ऊपर मत रखिएगा, ठीक है। 10 से 11 मैक्सिमम रखिएगा। सारी हेडिंग्स को अंडरलाइन करेंगे आप। ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा जाता है, इसके नीचे ये इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर, यानी भविष्य में कभी भी कुछ भी अगर आपको अनुभव हुआ है वो आप लिख सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी ट्रेनिंग में गए हैं, जैसा IC अगर आपको कल को किसी फील्ड विजिट में ले जाता है, कहीं ट्रेनिंग में भेजता है, वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ एक्सपीरियंस की बात नहीं की, आपने एक्सपोजर की भी बात की है। आपने भले ही नौकरी नहीं की पर आपको ज्ञान है, क्योंकि आप वहाँ 8-10 दिन, 1 महीना, 2 महीने ट्रेनिंग में गए हैं, तो वो आपको एक्सपोजर है, ठीक है। तो ये कॉलम हो गया। इसके बाद होता है, अब आप तो फ्रेशर हैं तो ये हो जाएगा, इसको इंडस्ट्रियल को आप प्रोफेशनल शब्द भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल एक ही चीज़ है, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा प्रोफेशनल
क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक है तो एक लिखिए, दो है तो दो लिखिए, 10 है तो 10। एस तभी लगाइएगा जब एक से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में आईसीए लिख दीजिए, आईसीए के मॉड्यूल्स को मेंशन कर दीजिए। एक नॉर्मल लड़का एमकॉम करके जाएगा और आप आईसीए करके गए हैं, प्रेफरेंस आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि सारा काम किसका? कंप्यूटर का। आपकी प्रैक्टिस किस में? कंप्यूटर पे। आपका टेक्निकल हैंड उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो थियोरेटिकली हो सकता है आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल, मे बी आप शायद साइंस बैकग्राउंड के, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं जो आईसीए में आ गए, लेकिन आपका प्रैक्टिकल अप्रोच उससे ज़्यादा है। उसने एमकॉम तो कर लिया, 60-70% ले भी आया, प्रैक्टिकल उसका ज़ीरो है, क्योंकि वो तो मुंशी बना था ना, आज तक बही खाता, उसको कंप्यूटर यूज़ ही करना नहीं आएगा। टैली से काम थोड़ी चलने वाला है। तो वहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज़ काम आती है। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में सारे जो आपके मॉड्यूल्स रहे हैं, अंग्रेज़ी के अलावा, अंग्रेज़ी मेंशन मत कीजिएगा, बोलेंगे अच्छा अंग्रेज़ी भी सीख के आए हो ठीक है ठीक है। तो did not mention English or any other whatever XYZ, but do mention your modules, all those modules which you have gone through in these जो 6 महीने साल भर का जो भी कोर्स है आपका, ठीक है। इसमें कोई ट्रेनिंग, कोई सर्टिफिकेशन कुछ है तो वो भी बताएंगे कैसे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी साहब भाई, जब आप कहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, रिकग्निशन होती है, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टार ऑफ द मंथ क्या क्या बनाते हैं, है ना। तो वो आप यहाँ पे लिखते हैं, उसमें क्या लिखेंगे? वो इस कॉलम में भी आ सकता है अगर यहाँ पे अनुभव है आपको तो, क्योंकि काम करने के दौरान भी आपको कुछ पुरस्कार वगैरह, रिवॉर्ड वगैरह मिलता है, वो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी। प्रोफेशनल क्या है? इसको लिखोगे आप, प्रोफेशनल अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस, यानी जो हमने काम किया उसकी पहचान बनी, ठीक है। ये हेडिंग है सारी जो मोटा मोटा मैं लिख रहा हूँ, कंटेंट आपको मैं मुंह से बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल, ये अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस में क्या आएगा? वो सब चीज़ें जो सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र वगैरह, जो भी आपकी तारीफ़ें होती हैं, जो आपको लोगों के बीच में सम्मानित किया जाता है, जो फेलिसिटेशन आपका होता है, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी? इसमें, ठीक। और हाँ, मैं तो एक तरफा जा रहा हूँ बिकॉज मुझे कहीं निकलना भी है इसके बाद। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे ज़रूर टोकिएगा, बताइएगा, ठीक है। और ये फिर हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया। इसके बाद अब क्या आएगा भाई? प्रोफेशनल तो 10वीं या 12वीं के बाद ही किया ना आपने, उससे पहले स्कूल वगैरह तो गए होंगे, बताएंगे तो सही। तो उसके बाद आता है एकेडमिक। क्या आता है? एकेडमिक का मतलब होता है आपका स्कूल कॉलेज, यानी जो नॉन प्रोफेशनल पार्ट है आपका, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, ये सब क्या एकेडमिक है। जैसे मैंने बीएड किया बाद में टीचर बनने के लिए, तो मेरा बीएड एकेडमिक नहीं है, वो प्रोफेशनल है। मास टीचर बनने के लिए बीएड करना पड़ता है, तो वो प्रोफेशनल है। जो आप बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम करते हैं, ये क्या होता है? एकेडमिक। बीटेक प्रोफेशनल, आईसीए प्रोफेशनल। ICA is ideally the name of the company, but the course name is CIA, right? तो कोर्स का नाम लिखना है। Academic qualifications, ये भी एस इसलिए लगाया क्योंकि एक से ज़्यादा होती हैं। इसमें सबसे पहले 12th मेंशन करते हैं, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वो मेंशन करेंगे, ठीक है। बोर्ड में मेरे पास जगह कम है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन शब्द ना लिखे। आप में से कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं? कोई है पोस्ट ग्रेजुएट अभी? गुड। कोई, कितने लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं? ओके। ग्रेजुएशन कितने लोग कर रहे हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर ही नहीं रहे तुम लोग? हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, कर रहे हो ना भाई? करते रहना। आईसी इज़ अ डिफरेंट थिंग, ग्रेजुएशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट? हाँ, साथ ग्रेजुएशन ज़रूर करनी है। तो जब आप पोस्ट, अगर आप ग्रेजुएट एमए, एमएससी, एमकॉम है तो आप लिखिए पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, कॉमर्स, इन साइंस, और आर्ट्स में है तो इन ह्यूमैनिटीज़। आर्ट्स को क्या कहते हैं एक्चुअली? ह्यूमैनिटीज़। पोस्ट ग्रेजुएट इन ह्यूमैनिटीज़ अगर कर लिया है तो। कर रहे हैं तो एक शब्द आएगा परसुइंग। अगर कर रहे हैं तो क्या होता है शब्द? परसुइंग। डूइंग डाइंग नहीं आता, ठीक है। परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन ह्यूमैनिटीज फ्रॉम फलाना कॉलेज। कर लिया है तो पोस्ट ग्रेजुएट इन ह्यूमैनिटीज फ्रॉम फलाना कॉलेज
इन दिस ईयर, नंबर अच्छे हैं तो वही बता दो, इतनी परसेंटेज, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्टकट मारूंगी, कल ये मैं आपको लिखवाऊंगा। इसके बाद और अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं इससे अच्छा बोलना, तो पोस्ट ग्रेजुएट को आप मास्टर्स भी बोल सकते हैं। मास्टर नहीं, मास्टर्स। डिग्री का नाम क्या होता है? मास्टर्स इन ह्यूमैनिटीज, मास्टर्स इन साइंस, मास्टर्स इन कॉमर्स, ठीक है। ग्रेजुएट होगा तो बैचलर्स, बैचलर्स, और कोई अपोस्ट्रोफी और ऐसा कुछ नहीं आएगा, कोई अपोस्ट्रोफी नहीं आता इसमें, कोई कॉमा वॉमा कुछ नहीं। बैचलर्स इन ह्यूमैनिटीज, बैचलर्स इन साइंस, बैचलर्स इन ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, वगैरह, ठीक है। और मैं साल ज़रूर बताते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज़रूर बताते हैं, तो लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं यूनिवर्सिटी। आपको कॉलेज, क्योंकि हो सकता है कॉलेज इतना अंदर हो कि किसी को पता ही ना हो। श्रीदेव सुमन आपको पता है, दिल्ली वालों को थोड़ी पता है, ठीक है ना। तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी बता दीजिए, श्रीदेव सुमन तो बताइए, मजबूरी अब तो। लेकिन कॉलेज का नाम ना बताएं, अवॉइड करें, बताएं हमेशा किसका नाम? यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। और साल ज़रूर बताएं। ये से अगर ये समझ लिए, अगर रेज़मे वो आपका जार, आई मीन इफ ही इज गोइंग थ्रू योर रेज़मे एंड ईच एंड एवरी टाइम इफ ही इज आस्किंग यू क्वेश्चन, अच्छा कंप्यूटर किया था आपने, कहाँ से किया था, किस साल में किया था, तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, यानी आपको रेज़मे बनाना नहीं आ रहा। हर चीज़ उसको तकलीफ दे रहे हैं आप पूछने के लिए। ग्रेजुएशन कब किया था भाई? अच्छा, ओहो, कौन सी यूनिवर्सिटी? अच्छा, यानी आप गलत ट्रैक पे हैं। इसीलिए छोटी से छोटी भाषा में उसको समझा देना है, बैचलर्स इन ह्यूमैनिटीज़ फ्रॉम दिस कॉलेज इन दिस ईयर। हाँ, परसेंटेज अच्छी है तो लिखें, क्योंकि वो सबका माइंडसेट है। अब 46 लिखोगे तो बड़ा ख़राब लगता है, 66, 67, 80 लिख दोगे तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो कम ना लिखें, कम में सिर्फ सेकंड डिवीज़न इस तरह लिखते हैं, थर्ड डिवीज़न है तो ना लिखें, ख़राब चीज़ें नहीं लिखी जाती। लेकिन साल और कॉलेज ये सब बताना होता है, ठीक है। इसके बाद होता है 12th को क्या कहते हैं? 12th को क्या कहेंगे? हाँ, ये तो आम भाषा है, ये भारतवासियों ने बना दिया। सही शब्द है सीनियर सेकेंडरी। क्या है? हाँ, सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम फलाना फलाना बोर्ड इन दिस ईयर, परसेंटेज अच्छी है तो विद दिस परसेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर हाई स्कूल है तो हायर सेकेंडरी, ठीक है, हायर सेकेंडरी, ठीक। ये आपके काम का पन्ना, यानी उसके काम का पन्ना है। आपका नाम राम, रमेश, मोहन, कमला, वसीम, रॉबर्ट, जॉन, कुछ भी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप किस साल पैदा हो इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, फ़र्क इनसे पड़ेगा। तो ये पहला पन्ना होता है, ठीक है, ठीक है। अब एकेडमिक में भी अगर आप स्कूल में रहे हैं, अगर कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है तो बड़ी बात है ना, कोई बच्चा रेस में फर्स्ट आए तो भी बड़ी बात है, सारे थोड़ी आते हैं, तो वो सब मेंशन कीजिए। किसमें? एकेडमिक अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस में। यहाँ पे फिर यही आ जाएगा, यहाँ पे शब्द आएगा एकेडमिक, और यहाँ पे ये रिपीट हो जाएगा कि स्कूल में अगर आपने कभी दौड़ में भाग लिया, भाषण प्रतियोगिता वगैरह वगैरह, तो वो सब इसमें आ जाएगा। इससे ही पता चल जाएगा कि हाँ यार, जो बचपन से स्टेज में जा रहा है कम से कम झिझको नहीं है और उसे स्मार्ट तो हो गई, जो होता है ना। तो ये हो गया, इतने में आपका सारा काम खत्म हो गया। ये सारा पहले पन्ने में आ जाना चाहिए, दूसरे में भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसके बाद आता है इररिलेवेंट फिर भी ज़रूरी। इररिलेवेंट यानी ये सेकंड पेज में आएगा। वो क्या होता है? पर्सनल डिटेल्स। ठीक है। अब पर्सनल डिटेल्स में क्या करते हैं लोग कि कई बार अपना नाम दोबारा से लिख देते हैं, ये मिस्टेक है। यू हैव ऑलरेडी मेंशन योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेपर। जब आपने ऑलरेडी इतने बड़े बड़े उसमें अक्षरों में नाम लिख दिया, दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। लेकिन सबसे पहले लोग फिर क्या करते हैं? फादर्स नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और उसके बाद लिखते हैं, यहाँ तो लिख दिया फादर्स नेम, फिर लिखा डेट ऑफ बर्थ, तो ऐसा लगता है कि पापा की डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, फिर पापा का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ मैं शॉर्ट में मार रहा हूँ, DOB, डेट ऑफ बर्थ,
कंप्यूटराइज फॉर्मेट में लिखिए, आपको पता होगा कंप्यूटराइज फॉर्मेट क्या होता है ना। कॉमा वॉमा प्रॉपर लगाइए, पता है ना कॉमा वॉमा कहाँ लगता है, पता है डेट लिखने में क्या है, बताइए बताइए, तो कई मार दो यार। देखो आज क्या है, कितनी तारीख है आज, 2, ठीक, 2 क्या है, अगर मैं 2 लिखूंगा, ये तो संख्या है, और ये मैं आपको वर्बली भी बता रहा हूँ। इफ somebody asks you about the date, today is not 2 of April, एग्जैक्टली बेटा, गुड, गिव इट अप, गुड, शाबाश, हो जाए भाई, जरा बेसिक चीज़ों के लिए होना चाहिए। हम जिस इंडस्ट्री में आए ना, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पे ये सबसे अच्छा कल्चर यही था। हर छोटे प्रयास के लिए, किसी को पता हो ना हो सकता है बगल वाली को बता रहा हो, उसने बोला नहीं ना यार, नहीं बोला तो आपको नहीं आता। तेंदुलकर अगर बताता ही नहीं कि मुझे क्रिकेट खेलना आता है, तो आज वो भारत रत्न थोड़ी होता। अमिताभ बच्चन नहीं बोलता कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, तो सांवला सा आदमी, बारीक सा, देखिए उसी पुरानी फिल्म में, मरियल सा, आज वो सुपरस्टार बना हुआ है, सदी का सुपरस्टार। तो नहीं पता होगा शायद, BBC था, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, उसने उसको सदी का सुपरस्टार, अंग्रेज़ों हॉलीवुड के एक्टर से भी बड़ा बना दिया, बोला सदी का सुपरस्टार है साहब, इतना बड़ा आदमी है वो भारत में। लेकिन उसने भी बोला कि भैया हम हो एक्टिंग कर सके, बताया उसने, अपने बारे में बताना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इनिशिएटिव्स को जो भी एक आदमी प्रयास करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए, और हमारी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा गुण यही था। आपने ट्रेनिंग ली, आपने जैसे ही आप कंपनी में अंदर आ गए, ऑन बोर्ड आए, तो ऑन बोर्ड जाने से पहले आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम होता है 3 दिन का, हफ्ते भर का, 4 दिन का, वो होता है बड़े बड़े 5 स्टार होटल में। अब हमारे जैसे लोगों को कहाँ 5 स्टार मिलता है, लेकिन वहाँ वो होता है, वहीं का खाना, बढ़िया रहना, सब कुछ। वो कंपनी बताती है कि भैया तुम उन करोड़ों लोगों में से छांट के लाए गए हो, तुम कुछ खास हो हमारे लिए, इसलिए तुम्हें यहाँ रखा गया। आज 3 दिन मौज करो, 4 दिन मौज करो। और बड़े होटलों में अगर आप लोग गए हों तो कई लोग महंगी बाइकें, महंगी कारें भी रखते हैं कि हमारे जैसे लोग जाए फ़ोटो शूट करें, डुकाटी के ऊपर बैठ गए, फरारी के बगल में खड़े हैं। हाँ, वो ऐसा करते हैं, ये सब मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, है ना। तो आपको अपने बारे में सबसे पहले बताना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि जब उसने बोला तो हमें वो अप्रिशिएट करना है। वो किसी अनिल कुकरेती की ज़रूरत ना पड़े कि वो बताए कि नहीं, ताली बजाओ, ये अपना अच्छा है। हर अच्छी चीज़ के लिए माँ बाप देखते हैं कैसे करते हैं, जैसे बच्चा पहला कदम रखता है, कभी ऐसे वीडियोस देखे हैं जब उनका बच्चा पहला कदम रखता है, पागल हो जाते हैं वो लोग। ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं। तो प्रोफेशनलिज्म में ये भी आता है कि आप हर चीज़ को अप्रिशिएट करें। आप डिग्री कॉलेज के छात्र मात्र नहीं हैं, आप ICA के वोकेशनल ट्रेनिंग के यहाँ पार्टिसिपेंट हैं। आप विद्यार्थी नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप प्रतिभागी हैं, यहाँ प्रतिभा कर रहे हैं ट्रेनिंग में। इसके बाद आप प्रोफेशनल बन के निकलेंगे यहाँ से। तो जिस दिन आप यहाँ से जाएंगे उस दिन डिग्री कॉलेज का BA BSc BCom किया हुआ आदमी आपसे बेहतर नहीं होगा, लेकिन तब जब आप ऐसे मौक़ों को समझेंगे, महसूस करेंगे और उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक बड़े भाई के नाते सलाह है, लोगों को तारीफ़ करना सीखिए, और सच्ची तारीफ़, झूठी नहीं, अच्छा होता है। उसको ये बात पता है, बहुत बड़ी बात है। मैं देखिए, मैं 90% इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर। अगर मैं अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेता हूँ, आपको नहीं पता होगा, शहर का सबसे पहला स्पोकन इंग्लिश फैकल्टी मैं ही हूँ यहाँ का, मेरे बाद ही सब आए थे। तो मेरे पापा का है, मेरे पापा ने मेहनत की, फ़ौजी थे, जहाँ रखा पिट्ठू के जैसे ढोया, हमें अच्छे स्कूलों में रखा। मेरे पापा ने कभी ये सपना नहीं देखा कि मेरा बेटा भी एक दिन फ़ौजी बनेगा 10वीं पास होकर, नहीं। तो हम उनकी वजह से आज भी बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, सुकून में हैं। तो ये तो मेरा है, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके इंग्लिश भी सीखी है और भी कई चीज़ें सीखी हैं। तो इसलिए अप्रिशिएट करना इसलिए ज़रूरी है कि उनकी प्रशंसा होनी चाहिए जो समाज में अपना योगदान कम ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये मेरी बिल्कुल सलाह है, जीवन में इस चीज़ को मान लीजिए, सच्ची तारीफ़ ज़रूर लोगों की कीजिएगा। तो शक्ल सूरत, कोई कैसा बोलता है, ये सब चीज़ें कहीं मैटर नहीं करती हैं। मैटर ये करती हैं कि आप क्या बोलते हैं। बंगाली, मेरा नाम ओनिल के नाम, मैं बंगाल की पैदाइश हूँ, मेरा नाम ओनिल बोलते थे, ओ ए जे ओनिल। लेकिन वो उस ओनिल में भी एक अपनापन जो आता है वो अच्छा लगता है ना। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसके बाद आएगा फादर्स नेम। ठीक है, डेट अच्छा मैंने आधी रख दी। तो अगर ये 2 है, इसको मैं तारीख कैसे बनाऊंगा? मुंह से भी मैं ऐसे ही बोलता हूँ, टुडे इज 2nd of April। टुडे इज व्हाट? 2nd of April। ये 2nd हो गया। फिर मैं लिखता हूँ
क्या? अप्रैल 2025 फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। जो समझदार लोग हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि ये भी इंग्लिश का पार्ट है भाषा का, उनको पता होता है कि लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है? अगर आप उल्टा करते हैं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 2 लिख देता तो किसी को पता नहीं चलता ना। भाई तुमने 2 लिखा, क्या अप्रैल का क्या दूसरा हफ्ता, दूसरा दिन, क्या? तो इसलिए आपको बताना था सेकेंड डे, 2 तारीख का मतलब सेकेंड डे ऑफ अप्रैल, 1st of April, 2nd of April, 3rd of April, 21st of April, 11th of April, 15th of April, 31st of April। ये क्या है? ये तारीख बोलने के तरीके हैं। अब अगर आप महीना पहले बताते हैं तो आपको सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं है, एंड डे। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बता दिया अप्रैल, अप्रैल का यानी दूसरा दिन, अप्रैल 2, लेकिन यहां पे कॉमा आता है। क्या आता है? कॉमा। फिर यहां पे आएगा 2025 फुल स्टॉप। तो ये हर चीज़ मैटर करती है जब रेज़्यूमे बनाते हैं। अच्छी कंपनीज, हम जहाँ से आए हैं, हमारे वहाँ तो आपको पता है कि मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में जा रहा हूँ, मेरा एसए का वो भी हो रहा है टेस्ट, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स कौन होंगे? यूएस वाले। वो देखते हैं कि भाई इसको ऐसा तो नहीं अंग्रेजों के साथ शॉर्टकट मार लेगा। हाँ सर, ये गुड मॉर्निंग, और क्लाइंट ने बोला कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट है, उसने लिख दिया एंड। तो वो ऐसे एंड बनाया, तो उसी में मेरे साथ के एक आध लोग रिजेक्ट हुए कि अरे यार ये तो अभी से शॉर्टकट मार रहा है, इसके अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है। तो जब रिजेक्ट करने के लोग आते हैं ना, इंटरव्यूज़ की एक कहावत है, ये हमेशा याद रखिएगा जब इंटरव्यू देने जाएं, कि इंटरव्यूज़ आर मेंट फॉर रिजेक्शन देन सिलेक्शन। इंटरव्यू रिजेक्ट करने के लिए होते हैं, सेलेक्ट तो वो होता है जो उन पे भारी पड़ जाता है, जो उनके बराबर उनको लगता है कि नहीं यार ये हमारे हिसाब से बहुत सही है। 90% बच्चे या लोग रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं होते। तो इंटरव्यू होते ही इसलिए हैं कि जो उनके काम का नहीं है उसको सबको हटाया जाए साइड, जो काम का वो फनल में छटनी जब होती है उसमें वो बच जाता है। ठीक, चलिए, तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर्स नेम हो गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी हॉबीज़। क्या है? हॉबीज़। ठीक है, चलो बबीता बताएगी अपनी हॉबी। कैसे बताओगे इंग्लिश में? मान लो मैं पूछ ही रहा हूँ, बिकॉज रेज़्यूमे है ना मेरे पास। अच्छा, बबीता ने लिखा है, तो कैसे बोलोगे? बबीता व्हाट्स योर हॉबी, तो क्या बोलोगे? I like drawing. ओके, And cooking. ओके, I like traveling. ओके, So, I have traveled so many places. गुड, Like this and this and this. बहुत अच्छी बात। प्रियांशु, व्हाट अबाउट यू? I like sing a song, traveling. ठीक है, And ट्रैवलिंग में पूछते भी हैं कि कौन सी जगह गए थे रिसेंटली, नहीं भी गए तो बता दो। कई लोग शौकिया लिख देते हैं कि रीडिंग है जी मेरी हॉबी, किताब खोले, अपनी किताबें खोले हुए ज़माना हो गया। तो कहते हैं बताओ कौन सी किताब पढ़ी? सर कल टेक्स्ट बुक पढ़ रहा था अपने कोर्स की। वो यार ठीक है भाई, ठीक, किताब ही तो है, कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिला ना। क्यों समीर, तुम्हारी हॉबी क्या है? my hobby is riding. ओके, देखो अब यही कहता हूँ कि शेयरिंग से क्या होता है, सही गलत पता चलता है। समीर ने जो बोला उसके हिसाब से सही है, लेकिन जब मैं अंग्रेजी के पैमाने पे उसको तोलूंगा, कितनों को लगता है कि समीर ने सही बोला? ईमानदारी से बोलेगा, मेरी बात सुन के मत बोलिएगा। सेंटेंस की बात हो रही है, वाक्य जो बनाया उसने अपनी बात सही लिखी, मैं समझ गया, समझे आप भी ना? फिर से बोलो समीर एक बार। My hobby is riding. माई हॉबी इज Riding. राइडिंग। व्हाट? हॉर्स, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, साइकिल, 2 wheeler. 2 व्हीलर, ओके। मोबाइक, मोटर बाइक, मोबाइक है। तेज़ तो नहीं चलाता हैं? हम लोग आज धरपकड़ कर रहे हैं शामपुर में, ऐसे ही, मैं शामपुर में रहता हूँ ना, ऐसे हर वो जवान बच्चा जो है। तू नरेंद्र नगर का है? चल अभी मैं जा रहा हूँ, चलेगा मेरे साथ चलिए, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ रहता है? अच्छा, ठीक है। तो हॉबीज़ में जो इसने बोला उसमें गड़बड़ क्या थी? सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। माई हॉबी इज़ राइडिंग का मतलब मेरी हॉबी, यानी मेरी हॉबी कोई आदमी है जो राइड कर रहा है। जैसे माई हॉबी इज़ डांसिंग, चलो तुम्हारी हॉबी डांस कर रही है तो तुम क्या कर रहे हो? समझ रहे हो? तो ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन गलत है। हमें क्या बोलना है? जैसे इन्होंने बोला, ये तो आई लाइक राइडिंग या डांसिंग इज़ माई हॉबी, या क्या बोलते हैं? डांसिंग इज़ माई हॉबी, राइटिंग इज़ माई हॉबी, सिंगिंग इज़ माई हॉबी, या आई लव टू सिंग, आई लाइक टू सिंग। लेकिन माई हॉबी इज़ डांसिंग ING वाला नहीं बोलना। अगर आपने ING लास्ट में लगाया और यानी उस वर्ब को आपने जरंड बना दिया
राइडिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, यानी आपकी हॉबी एक आदमी है जो ऐसा कर रही है, ठीक है। तो हॉबी हो गया, और हॉबी ऐसी बताएं जो या तो उसके काम की हो, जो उसके काम में मदद करें, ठीक है जी। अब आपका काम तो अकाउंटेंट का है, कंप्यूटराइज्ड। अब आप बोले साहब आई लव टू प्ले कंप्यूटर गेम्स, बोले हाँ बेटा आप कैमरा लगाना पड़ेगा क्योंकि तुम सेलेक्ट हो गए तो तुम गेम्स ही खेलोगे। तो ऐसी बातें ना करें जो उसको खटकाएं। बातें या तो आप ऐसी हॉबी रखें जो उसके काम में मदद करें, जैसे कि आई लव टू चेक द लेजर्स एंड द बैलेंसेस एंड एवरीथिंग, द बैलेंस शीट्स। तो ये काम की चीज़ है कि आपको बैलेंस शीट की गलतियां ढूंढने का बड़ा शौक है। ये काम का है कि नहीं उसके लिए? कीड़ा है साहब जहां बैलेंस शीट होगी है ये। और या फिर ऐसी हॉबी बोलें जिससे उसकी जॉब का कोई लेना देना ना हो, जैसे आई लव सिंगिंग। ना इससे उसका फ़ायदा है ना नुकसान है। ठीक है भाई, प्रियांशु बोर हो रहा है यार, 8 घंटे की शिफ्ट है यार, पक गया मैं, गुनगुना लेता हूँ 1 घंटे यार। ठीक है भाई, प्रियांशु को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ना दवाई देनी ना डॉक्टर दिखाना है। प्रियांशु ये गाना गा रहा है, मूड फ्रेश हो गया, चलो भाई प्रियांशु काम पे लग जा भाई, बढ़िया। तो हॉबी ऐसी रखें या तो जो उसके किसी भी चीज़ की मतलब की ना हो, या फिर ऐसी हो जिससे उसके काम में फ़र्क पड़ता हो और पॉजिटिव। ठीक, ये होगी हॉबीज़। इसके बाद हॉबीज़ के बाद जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है लैंग्वेज नोन। आपको भाषाएं कौन कौन सी आती हैं? ठीक है, ये सेकंड पेज पे आता है सारा। आपको भाषाएं कौन कौन सी आती हैं? ठीक है, तो आप बता दीजिए, इंग्लिश, हिंदी वगैरह वगैरह जो भी आती है। रीजनल आती है तो भी बहुत ज़रूरी। जैसे मैं लिखता हूँ कि भैया मैं तो भगवान की कृपा से आधे हिंदुस्तान की भाषाएं जानता हूँ, तो मैं तो लिख दूँगा, क्योंकि क्या पता उसका क्लाइंट कोई बंगाली है जो यूएस में बैठा हो, क्या पता उसका क्लाइंट कोई सरदार हो जो कनाडा में बैठा हो, तो उसको हर वो आदमी चीज़ जो हरफन मौला। ठीक है, लैंग्वेज नोन के बाद आता है आपका मैरिटल स्टेटस। क्या कहते हैं इसको? यानी आप शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं। और ये हर चीज़ मैटर बहुत करती है, सब कुछ। मैरिटल स्टेटस क्या मैटर करेगा? आप शादीशुदा हैं, अब आप ऋषिकेश में थे, बीवी आपकी यहाँ छूट गई, आपको गुड़गांव पोस्टिंग दे दी, पुणे पोस्टिंग दे दी, अब आप आधे परेशान तो आप भी रहोगे, आपकी बीवी आपका परिवार भी रहेगा, आप मन लगा के काम कैसे करोगे? तो ये सब चीज़ें इसलिए चेक की जाती हैं। कई बार होते हैं लोग विवादित होते हैं, डिवोर्स ही ना हो कोई इस तरह कि भाई कोई केस तो नहीं चल रहा तुम्हारा, चल रहा है तो भी बता दो, है ना, पता चला कल को किसी ने तो कंपनी भी जिम्मेदार होगी साहब। तो इसीलिए मैरिटल स्टेटस। और हाँ, इसमें सिंगल मत लिखिएगा। जब आप सिंगल लिखते हैं, सिंगल का मतलब आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं, सेपरेटेड भी हो सकते हैं, विधुर या विधवा भी हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा? सिंगल का मतलब अकेला, अकेला तो कोई कैसे भी हो सकता है। तो वहां पे लिखते हैं मैरिड या अनमैरिड। ठीक है, मैरिड या अनमैरिड। अब ये हो गया। अब अगर आपको लगता है कि यार पन्ना नहीं भरा, थोड़ी सी जगह बच गई, भद्दा लग रहा है, होता ना कि आधा पन्ना बच गया, तो नीचे यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे 2 लाइन छोड़िए, फिर डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र। ये लेकिन तब है जब आपके पास जगह बची है। डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र। क्या? आई हेयर बाय, ये मैं कल लिखवा दूंगा तुम्हें, अभी से सुन लो। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द above mention all the informations are correct to the best of my knowledge, not information, sorry, information का plural information ही होता है, are correct to the best of my knowledge, यानी जो जो मैंने जानकारियां ऊपर साझा की हैं साहब, वो सारी जानकारियां मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हैं। ये लेकिन कब लिखना है? जब पन्ने में जगह बच गई हो। ठीक है, भर गया तो कुछ नहीं करना है। और दोनों के बाद डिक्लेरेशन हो ना हो, उसके बाद फिर लास्ट में बाएं हाथ पे, लेफ्ट हैंड में यहाँ पे आएगा डेट, प्लेस, और दाएं हाथ पे यहाँ पे आपका नाम दोबारा आएगा, छोटा सा यहाँ पे नेम आ जाएगा, और इसी पे या सिग्नेचर। ठीक है, आप नाम के ऊपर सिग्नेचर करोगे या सिर्फ सिग्नेचर लिखोगे। ठीक है, दिस इज द रेज़्यूमे, दिस इज द फॉर्मेट। कल इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली कि हॉबीज़ कैसे बतानी है, लैंग्वेज नोन में क्या बोलना है। क्योंकि कई लोग होते हैं कि नहीं भाई आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। और कई लोग कहते हैं कि भाई आई एम गुड एट इंग्लिश बट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग आई एम नॉट फ्लुएंट। मैं आपको जवाब दे दूंगा लेकिन मैं आपको हिंदी में बेहतर समझा सकता हूँ। तो हमें काम से मतलब है, भाषा से उतना मतलब नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में, अलबत्ता वो कॉल सेंटर ना हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। दिस इज रेज़्यूमे राइटिंग। व्हाट इज इट? रेज़्यूमे राइटिंग, ऑलराइट, एंड इट इज़
द मोस्ट एसेंशियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर। आप यही हैं जो आप बताते हैं वहाँ पे। तो जब ये कागज़ पूरा बन के उसके पास जाएगा तो पहली बार उसने आपका अंदाज़ा कब लगाया कागज़ के बाद, दोबारा अंदाज़ा कब लगाएगा? हाँ भाई, तो रीअजम्पशन के लिए कागज़ होता है, इसलिए इसे रेज़्यूमे कहते हैं। ठीक है, हाँ। कोई शक शंका कोई सवाल हो तो पूछें।